जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल की रिजल्ट जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता वहां पर होगी, इससे संबंधित जानकारी आप लोगों के बीच मैंने शेयर किया था। साथियों, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से यह सवाल उठाया गया है कि आखिरकार जाति प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, स्थानीय प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के लोगों के लिए कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, और इसे लेकर के एक भारी संदेह की स्थिति कुछ विद्यार्थियों के बीच में बनी हुई है। साथियों, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों को बिल्कुल A to Z संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूं। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहे और मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने जो भी संदेह है आपके अंदर आप उसे दूर करने का काम करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। साथियों, यहां पर आपको बता दूं कि आरक्षण का दावा करने वाले, जी हां, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मैं इस वक्त बात करूंगा। दोस्तों, आरक्षण का दावा करने वाले जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं, है ना, जो कि एसटी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से आते हो, ओबीसी में BC1 BC2 के कोई कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट्स हो, ऐसे सभी लोगों के लिए यहां पर जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके पास जो स्थानीय प्रमाण पत्र होगा, साथियों, वो अनुमंडल स्तर का अगर आपके पास में स्थानीय प्रमाण पत्र है तो वो 2/6/2016 अर्थात 2 जून 2016 या इसके बाद का प्रमाण पत्र निर्गत किया हुआ होना चाहिए। साथियों, जो इसका डेट है 2/6/2016 मतलब इससे पहले की तारीख का जो अनुमंडल स्तर का प्रमाण पत्र होगा वो मान्य नहीं होगा। 2 जून 2016 के बाद की जो प्रमाण पत्र आपकी बनी हुई है उसे ही मान्यता दी जाएगी। चलिए आगे और भी कुछ चीजों को समझते हैं। दोस्तों, आगे यहां पर ऐसा है कि अगर आपके पास अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आपके पास में दूसरा विकल्प क्या है? आपके पास में दूसरा विकल्प है कि आपके पास अंचलाधिकारी स्तर का अर्थात सीओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और यदि आपके पास सीओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो वो 19/7/2019 अथवा उसके बाद की तारीख का होना चाहिए। तो 19/7/2019 से पहले की तारीख का प्रमाण पत्र जो अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया होगा वो मान्य नहीं होगा। आपको इसके बाद की तारीख का साथियों अपने पास में प्रमाण पत्र है तो आप वो लेकर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर आपको स्पष्ट तौर पर यह दे दिया गया है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। साथ ही साथ दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। या तो आपके पास में एसडीओ लेवल का भी अगर वो बना हुआ है, ठीक है, तो वो 2/6/2016 के पहले का अगर बना है साथियों तो उसे बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। साथियों, आगे इसमें और भी कुछ जानकारी भरी बातें हैं कि मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के समय, कहने का मतलब ऐसे जितने भी अभ्यर्थी जिन्हें की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, जिनका अनुक्रमांक सूचीबद्ध किया गया है, ऐसे लोग अगर आरक्षण को लेकर किसी प्रकार का कोई दावा करते हैं तो जब आपने फॉर्म फिलअप किया है और जो भी आपने दावा उस वक्त आरक्षण को लेकर किया है अपनी कैटेगरी के अनुसार, तो इससे संबंधित तमाम प्रमाण पत्र जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ले जाने अनिवार्य होंगे। चलिए साथियों, समझते हैं आगे और भी क्या चीजें हैं इसमें। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र। अच्छा, एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, एक चीज छूट रहा है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप सभी लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी महिला जो है, कोई भी लड़कियां जो है, खास करके महिला अभ्यर्थी, उनकी जब विवाह हो गई, शादी हो गई, तो विवाह से पहले उनका टाइटल कुछ और था, विवाह के बाद उनका टाइटल कुछ और आ गया। विवाह के पहले वो पिता का टाइटल रखती थी, लेकिन विवाह के बाद वो अपने पति का टाइटल रख रही है। पहले उनका टाइटल कुमारी हुआ करता था, शादी के बाद अब वो देवी शब्द का प्रयोग करने लगी। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं आमतौर पर। तो ऐसे चीजों के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपके लिए विकल्प खुले हैं, आपके पास में ऑप्शन है, इसके लिए भी आपके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंजाइश है। आप देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। स्पष्ट कह दिया गया है कि पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। और दोस्तों, इसके लिए ऐसे सभी अभ्यर्थियों को क्या करना है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को क्या करना है कि जांच पत्र के दौरान या प्रमाण के दौरान जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्रमाण पत्रों की जब जांच की जाएगी तो इस दौरान आपको क्या करना है, प्रमाण पत्रों की जांच के समय आपको क्या करना है, शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। स्पष्ट तौर पे आपको समझा दिया गया है, शपथ पत्र जो है वो समर्पित करना अनिवार्य होगा। और इसको मैं एक बार पूरा पढ़ दे रहा हूं, एक बार आप इसको ध्यान से समझेंगे।
पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया। और पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में आपको पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। अर्थात आप ऐसे मामलों में एक एफिडेविट करवा करके जरूर जाएंगे, एक शपथ पत्र तैयार करके आप जरूर पहुंचेंगे वहां पर। चलिए आगे समझते हैं। अब हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र से संबंधित। ठीक है, आप यहां पर देखिए दोस्तों, अब जाति प्रमाण पत्र की हम बात करें तो फिलहाल मैं आपसे बात करूंगा एसटी और एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब कि एसटी और एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। साथियों, यहां पर आपको समझा दूं कि एसटी और एससी वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी होंगे, है ना, उनके संदर्भ में जिला स्तर का अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र तो वो उपायुक्त के लेवल का होना चाहिए। और अगर आपके पास में अनुमंडल के स्तर का आपने कोई प्रमाण पत्र बनाया है तो वो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया हुआ होना चाहिए। ये दोनों प्रमाण पत्र साथियों मान्य होंगे, दोनों में से कोई एक चलेगा। आगे आपको समझा दूं कि अगर आपके पास में ये चीजें नहीं है तो फिर आपके पास क्या विकल्प है, तब आपके पास फिर विकल्प बच जाता है अंचलाधिकारी का, अर्थात सीओ के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र का। जी हां, अब सीओ के द्वारा जो निर्गत प्रमाण पत्र है दोस्तों, उसकी भी तिथि निर्धारित की गई है 25/2/2019 को, अथवा उसके बाद की तारीख का ये बना हुआ होना चाहिए। इससे पहले की तारीख का जो प्रमाण पत्र है वो स्पष्ट यहां पर समझा दिया गया है, वो बिल्कुल नहीं चलेगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों आगे समझते हैं। आगे तीसरा विकल्प भी आपके पास में है, और यह क्या है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10/5/2023 के द्वारा जैसे संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10/5/2023 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से अन्यून स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। और साथियों ये परिशिष्ट 3 पर आधारित है, परिशिष्ट 3 के आधार पर साथियों ये होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं अन्य चीजों को। अन्य चीजें यहां पर आप देख सकते हैं, झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अब हम लोग बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, BC1 और BC2 के अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ, यहां पर अनुसूची 1 और अनुसूची 2 की बात हो रही है, BC1 और BC2 की बात हो रही है। आप समझिए यहां पर कि ऐसे कोई भी अभ्यर्थी जो कि BC1 या BC2 के हैं, इसके बारे में जो जानकारी है स्पष्ट इसे पढ़ने का विषय है, पढ़कर इसे समझने की आप जरूर कोशिश करें। इसमें स्पष्ट तौर पर आपको इंडिकेट कर दिया गया है कि झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग अर्थात BC1 एवं पिछड़ा वर्ग BC2 के संदर्भ में दिनांक 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 4 पर आधारित है। दोस्तों यहां पर आपको जानना होगा कि यदि आप गैर क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट रखते हैं और BC1 BC2 से आप रिलेट करते हैं तो आपका जो प्रमाण पत्र है वो अनुमंडल स्तर का या उपायुक्त स्तर का होना चाहिए, लेकिन 29/8/2012 यह उसके बाद की तिथि का होना चाहिए। आगे दोस्तों यहां पर कहता है कि यदि जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है तो इस परिस्थिति में क्या होगा साथियों, इस परिस्थिति में आपको साफ साफ कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 17/54 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्व घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। जी हां, आपको स्व घोषणा करना होगा इसके लिए गैर क्रीमी लेयर का। चलिए अब आगे समझते हैं। अब साथियों अगर आपके पास यह विकल्प नहीं है, आपके पास कोई दूसरा विकल्प है, तो अब ये दूसरा विकल्प क्या हो सकता है दोस्तों, वो दूसरा विकल्प है कि आपके पास ये जो प्रमाण पत्र है ये अंचलाधिकारी स्तर का भी होगा तो ये चलेगा। अब अंचलाधिकारी स्तर का होगा तो चलेगा, लेकिन इसकी तारीख क्या डिसाइड की गई है दोस्तों, अंचलाधिकारी यानी सीओ स्तर का जो सर्टिफिकेट होगा नॉन क्रीमी लेयर वाला, ये 25/2/2019 या इसके बाद की तारीख का होना चाहिए। 25/2/2019 के बाद की तारीख का प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी है अभी जो जानकारी दी जा रही है जरूर ध्यान से इसे देखने का काम करेंगे। साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपना आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र बनवाया है, वो चाहे आपका उपायुक्त स्तर का हो, अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का हो या आपका सीओ लेवल का हो, साथियों ये तीनों स्तर के जो आपके सर्टिफिकेट्स है वो मान्य होंगे, आप उससे डीवी की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि आपके पास में आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जो है वो अंचलाधिकारी के स्तर का आपने बनवाया है तो 25/2/2019 के पहले की तारीख का नहीं होना चाहिए। 25/2/2019 या उसके बाद की तारीख का अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो उसे वैलिड माना
माना जाएगा। दोस्तों 25/2/2019 के पहले का ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे वो आपका जाति प्रमाण पत्र हो, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र हो, स्पष्ट तौर पर आपको समझा दिया गया है वैसे कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। जी हाँ, वैसे कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। दोस्तों इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि मुख्य परीक्षा के उपरांत, यानी कि जो आपने सीजीएल का जो मेंस एग्जाम दिया था उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स को डीवी के लिए बुलाया गया है, वैसे सभी अभ्यर्थी जो है ऐसा कोई भी अगर दावा करते हैं तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जरूर लेकर के जाइए। स्पष्ट तौर पर आपको बताया गया है ये आपको अपने साथ ले जाना होगा। अगर आप ये नहीं ले जाते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता समाप्त करने के ऊपर भी आयोग विचार कर सकता है। साथियों इसके बाद जो आगे है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसे हम लोग BC1 या BC2 के नाम से जान रहे हैं, इनके संबंध में अगर केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु आपने किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र बनवाया था तो साथियों केंद्र सरकार में कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, वहां पे लगता है OBC सर्टिफिकेट। क्या लगता है? OBC सर्टिफिकेट। लेकिन झारखंड की किसी परीक्षाओं में क्या होता है, BC1 या BC2 का आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो आपके पास BC1 या BC2 का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, आप उसे ले जा सकेंगे। स्पष्ट तौर पर कहा गया है OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। और आगे क्या है दोस्तों, आगे है शैक्षणिक कार्यों या सेना में भर्ती के निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होंगे। तो यह बात का भी आप ध्यान रखेंगे। शैक्षणिक कार्यों के लिए आपने किसी प्रकार का प्रमाण पत्र बनवाया है, सेना में भर्ती के लिए आपने जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनवाया है, तो ऐसे प्रमाण पत्र अनुमान्य नहीं होगा, उनको वैलिड नहीं माना जाएगा दोस्तों। और इसके अतिरिक्त पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। जी हाँ, पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो साथियों अभी आपने हमारे इस वीडियो को देखा और आशा करता हूं कि आपकी जितनी भी दुविधाएं थी, आपके जितने भी डाउट्स थे, कंफ्यूजन्स थे, उसे हम लोगों ने दूर करने का काम किया है। और साथियों आप लोग जो भी अपनी डीवी की प्रक्रिया के लिए जाएंगे, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का आप जुगाड़ कर ले, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ कलेक्ट कर ले और अच्छे तरीके से बिल्कुल डीवी की प्रक्रिया में आप जाइए। आप निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में डीवी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद नौकरी जरूर प्राप्त कर लेंगे। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।